Good morning, students. I hope you are good and doing your study and preparing your notes as well. So, students, we were discussing about the chapter second. The last part is still remaining. So, we were discussing about the town Mari. The town Mari was the capital of pastoralist. The person who are from the pastoralism or belong to the pastoralism are known as pastoralist. So the lower town or the southern area of the Mesopotamian city was the Mari. The kings of Mari, हम डिस्कशन कर रहे थे कि मारी के अंदर क्या था, पेस्टोरलिज्म था और साथ ही साथ वो लोग कुछ एग्रीकल्चर भी करते थे. दे हैड सम रिलेशन, ट्रेडिंग रिलेशन विद द अपर साइड. और टेम्पल टाउन्स हमने 3 कैटेगरीज पढ़ा था, जिसके अंदर फर्स्ट था टेम्पल टाउन्स, सेकंड वाज द ट्रेडिंग टाउन एंड द थर्ड वाज द इंपीरियल सिटी. सो हमने पढ़ा था उरुक वाज द टेम्पल टाउन, देन उर वाज द ट्रेडिंग टाउन और मारी इज इंपीरियल कम ट्रेडिंग सेंटर. दोनों का मिक्सचर है. मारी ट्रेडिंग भी है और इंपीरियल सिटी. कैसे मालूम पड़ता है? जब हमने ऊपर देखा पीछे वाला स्ट्रक्चर, द प्लेस ऑफ एट मारी किंग जिमरिलिम जो था उसका हमने प्लेस देखा है यहाँ के ऊपर. देखो ऑडियंस हॉल, इनर कोर्ट, ये सब हमने देखा. इसका मतलब इंपीरियल सिटी तो था ही था, साथ ही साथ वो क्या था, इट वाज आल्सो ट्रेडिंग टाउन. ट्रेडिंग टाउन के अंदर भी हमने ऊपर देखा मारी एज ए पेस्टोरलिज्म, लाइफ इन द सिटी हमने डिस्कस कर लिया. ए ट्रेडिंग टाउन इन ए पेस्टोरल जोन. तो हमने देखा इंपीरियल सिटी के साथ साथ ही क्या है, ये ट्रेडिंग टाउन भी है. तो स्टूडेंट्स हम इसके आगे चलते हैं. हम देख रहे थे कि द किंग्स ऑफ मारी however had to be vigilant. Herders of various tribes were allowed to move in the kingdom but they were watched. ये मैंने स्टोरी बताई थी आप लोगों को कि क्या करते थे, विजिलेंट, यानी उनको थोड़ा बहुत सतर्क होना पड़ता था, उनको थोड़ा जागरूक विजिलेंट ही होना पड़ता. मतलब कि अगर उनसे बाहर से अटैक आता तो उनको हमेशा अवेयर होना पड़ता था. वो हमेशा अवेयर थे, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे कि जो बाहर से हर्डर्स यानी जो पेस्टोरलिस्ट थे या जो भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग थे, वो लोग जब सिटी के अंदर एंटर करते थे तो उनको एंट्री का जो परमिशन था वो तो मिल गया था जैसे उनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी. दे वर बी वॉच्ड, उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी. क्यों नज़र रखी जाती थी? एक स्टोरी उसने सुनाती है कि जब उनका एक जो उनका साथ वाला एक आदमी था, उसने बोला कि कुछ लोग हर्डर्स जो थे उनके ग्रुप्स आए और उनके कुछ फायर सिग्नल्स मिल रहे हैं जो एक दूसरे को रात को भेजे जा रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो फायर सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है एंड दे वर प्लानिंग फॉर समथिंग. तो बाद में मालूम पड़ा कि वो उसके ऊपर अटैक करना चाह रहे थे मारी के एक राजा के ऊपर, और इसलिए उन्होंने बचा लिया. तो हमेशा जो हर्डर्स जो बाहर से आते थे उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी. अब क्या होता था, वहाँ से ट्रेड होता था. अब ट्रेड कैसे होता है? लोकेटेड ऑन द, ये देखना आप, he suspect that the raid on our attack is being planned. Located on the Euphrates in a prime position for trade. ट्रेड के लिए क्या होता था, ये मारी जो था प्राइम पोजीशन था. प्राइम पोजीशन क्यों था? यूफ्रेट्स के पास था. यूफ्रेट्स और टिग्रिस दो रिवर है. जो यूफ्रेट्स जो रिवर थी उसके बिल्कुल पास में था, इसलिए ट्रेड का सेंटर बन गया. हमेशा ध्यान रखना, ट्रेडिंग वहाँ से होगा जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मेथड अच्छा होता है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई द ट्रेड वॉज established near the ocean and the river, बैंक ऑफ रिवर और बैंक ऑफ ओशन. इसका आंसर क्या होता है? बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन इज़ गुड देयर, सो द ट्रेड इमर्ज देयर. तो ट्रेड वहाँ पर इमर्ज क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मेथड अच्छा था. तो यूफ्रेट्स के प्राइम पोजीशन पे होने से इसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिला. इन वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन एंड वेरियस अदर गुड्स दे वर कैरीड इन बोट्स अलॉन्ग द यूफ्रेट्स. ये सारी चीज़ें आती थी, वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, वेरियस एंड दूसरी कुछ चीज़ें. बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ टर्की, सीरिया एंड लेबनन, यहाँ से ये चीज़ें आती थी, टर्की, सीरिया, लेबनन से. मारी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेंटर ऑफ प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड. बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन एंड ऑयल jars would stop at Mari on their way to southern cities. Officers of this town would go abroad, inspect the cargo. A single river boat could hold 300 wine jars and levy a charge of about 1/10 of value of the goods.
अब क्या बताया कि मान लीजिए यूफ्रेट्स ये रिवर है, ये रिवर यूफ्रेट्स है, और यहाँ से कोई भी शिप चलाए ट्रेडिंग के लिए, तो उसने क्या किया, एक पोर्ट के ऊपर रखा। वो पोर्ट कौन सा था? मारी। तो मारी को पोर्ट माना जा सकता है इन द रिवर यूफ्रेट्स के अंदर। तो ट्रेडिंग टाउन था, तो क्या करते थे वो लोग, यहाँ से रुकते थे, अपने जो ट्रेडर्स जो होते हैं शिप वाले, वो यहाँ पर आके रुकते थे। और वो लोग क्या करते थे, डिस्कशन वो लोग वहाँ पर आके उनको टैक्स देना होता था। यानी जब वो अपनी शिप के अंदर, और कार्गो के अंदर 300 वाइन के जार्स रखे जा सकते थे। कितने? 300 जार्स ऑफ वाइन्स कुड बी कैरिड इन ए सिंगल कार्गो। तो वहाँ से जो ऑफिसर्स होते थे वो वहाँ पर जाते थे, उनका इंस्पेक्शन करते थे, चेक करते थे, और एक लीवाई एक टैक्स लगा देते थे। लीवाई यानी टैक्स लगाना। कौन सा टैक्स लगाते थे वो? कितना लगाते थे? 10%, कि जितना आप ले जा रहे हो उसका 10% हमको दो, जितने का माल है उतने का 10% हमको मिलना चाहिए। तो टैक्स था। बार्ले केम फ्रॉम स्पेशल ग्रेन बोट्स, और बार्ले जो हमने डिस्कशन कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर, बार्ले एक स्पेशल बोट्स में आता था। अलाशिया, द आइलैंड ऑफ सिप्रस, हम देख लिए थे। हम इसके आगे चलते हैं। एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना है हमको। टुडे मेसोपोटामियन एक्सकेवेटर्स हैव मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी एंड केयर इन अकॉर्डिंग देन इन द ओल्ड डेज, so that if you dig huge areas the way Ur was excavated. Moreover, few archaeologists have the funds to employ large team of excavation. Thus, the mode of obtaining data has changed. Take the small town at Abu Salabik, about 10 hectares in area 2500 BC with a population less than 10,000. Daud like यानी कुछ मेसोपोटामियन के जो टाउन्स थे उसके बारे में हम डिस्कशन करें। उसमें एक टर्म आती है अबू सलाबिक, इसका एक्सकेवेशन उन्होंने किया। दिस इन्वॉल्व स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप ऑफ मिलीमीटर्स, ये सब माउंड जो होता है टीला, उसको खोद कर निकाला गया है। और ये 2500 BC का टाउन था। ये सब हम देख रहे थे। फिर आते हैं अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, इस चैप्टर को हम इसी पार्ट के अंदर कंक्लूड करेंगे। सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामियन के अंदर पहले था कि मेसोपोटामियन कल्चर में सिटीज़ कैसी है। अब सिटीज़ इन द मेसोपोटामियन कल्चर, जो सिटीज़ था उसके अंदर कल्चर कौन सा था, और कल्चर जो है उसमें सिटीज़ कैसी थी। मेसोपोटामियंस वैल्यूड सिटी लाइफ इन विच पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज़ एंड कल्चर लिव्ड साइड बाय साइड। खूब सारी कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते थे, देखना आप लोग। विच पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज़ एंड कल्चर लिव्ड बाई साइड। आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वार they recalled them poetry. After cities were destroyed in war, they recalled them in poetry. The most poignant reminder to us of the pride Mesopotamians took in their cities come at the end of Gilgamesh epic, which was written on 12 tablets. Gilgamesh is said to have ruled the city Uruk some time after Arnamaker. अब गिलगामेश क्या है? एक एपिक है, जो कहाँ का एपिक है? मेसोपोटामिया का। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है कि द मोस्ट पॉइग्नेंट रिमाइंडर, यानी बहुत अच्छा रिमाइंडर। वो लोग सिटीज़ जब ख़त्म हो जाती थी, उनका रिमाइंडर क्या होता है? उनकी याद में लिखी हुई राइटिंग्स। तो एक अच्छा रिमाइंडर क्या है? गिलगामेश, याद रखना है, गिलगामेश एपिक। गिलगामेश एक महाकाव्य है। महाकाव्य, एपिक का मतलब होता है, हिंदी में बोला जाता है महाकाव्य। तो विच वॉज रिटर्न ऑन 12 टेबलेट्स। गिलगामेश के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द गिलगामेश, तो गिलगामेश एपिक वॉज द poignant reminder of the Mesopotamian cities. It was wrought on the 12 tablets. Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk. वो कहता है कि सिटी ऑफ उरुक सम टाइम आफ्टर अनमेकर। A great hero who subdued people far and wide, he got a shock when his heroic friend died. गिलगामेश एक आदमी का नाम है जिसके ऊपर लिखी गई एक एपिक है, उसके ऊपर लिखी गई स्टोरी है, जो अर्न मेकर के कुछ टाइम बाद ही क्या बना था राजा। हमने अर्न मेकर पढ़ा है ना आगे पिछली बार। एन मरकर जो था, ये एन मरकर जो पुराना राजा था, और उसने उसके लिए हमने स्टोरी आगे पीछे वाले पेजेस में पढ़ी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि गिलगामेश क्या था। गिलगामेश एपिक इज़ रॉट ऑन 12 टेबलेट्स, एक बहुत पॉइग्नेंट रिमाइंडर ऑफ द सिटी है। फिर इसके आगे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि फिर आगे वो डिस्कशन करते हैं कि ए ग्रेट हीरो हु सबड्यूड पीपल फार एंड वाइड,
He got a shock when his heroic friend died. He then set out to find the secret of immortality, crossing the waters that surrounded the world. After a heroic attempt, Gilgamesh failed and returned to Uruk. उसका जब दोस्त मर गया, a great hero who subdued people far and wide, he got a shock when his heroic friend died. वो बैठ गया एक जगह, द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टलिटी, और इमॉर्टलिटी के सीक्रेट को जानने के लिए, यानी ध्यान लगाया, उसने सोचा तो फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टलिटी, यानी जो नश्वरता, इमॉर्टलिटी का मतलब होता है नश्वरता। नश्वरता का मीनिंग कहा जा सकता है कि जो हमेशा नहीं चले, कभी ख़त्म हो जाए, कभी ना कभी ख़त्म हो जाए। रात का मच्छर सुबह मर जाता है और इंसान 100 साल बाद मर जाएगा, हाथी 500 साल बाद मरेगा, कछुआ 300 साल बाद मरेगा। ये सब उनका इमॉर्टलिटी रेट है, बट दे ऑल विल डाई, सब मरेंगे। तो इमॉर्टलिटी का सीक्रेट जानने के लिए उसने अपने आप को बाहर निकाला, सराउंड द वर्ल्ड, वाटर को देखने लगा, बट उसको कुछ नहीं मिला, तो वापस अपने शहर कहाँ गया, उरुक। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अनमेकर एंड द गिलगामेश वॉज रिटर्न इन द उरुक, और गिलगामेश वॉज द रूलर ऑफ उरुक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गिलगामेश वॉज द रूलर ऑफ विच सिटी। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या देना है कि गिलगामेश वॉज द रूलर ऑफ उरुक सिटी। उरुक वॉज ए टेम्पल टाउन, द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन, ए ग्रेट हीरो। इसके आगे हम चलते हैं। देयर ही कंसोल्ड हिमसेल्फ बाई वॉकिंग along the city wall back in the fall. He admired the foundation made of fired bricks that he put into the place. It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism endeavor fizzles out. Gilgamesh does not say that even though he will die, his sons will outlive him. ये उसकी स्टोरी है कि वो कुछ ना कुछ एडमायर किया, एडमायर द फाउंडेशन मेड ऑफ फायर्ड ब्रिक्स दैट ही पुट इनटू प्लेस। उसने कुछ ईंटें रखी, जली हुई ईंटें रखी। और गिलगामेश डज नॉट से दैट इवन दो ही विल डाई हिज सन will outlive him as a tribal hero would have done. He takes consolation in the city that his people had built. ये उसकी स्टोरी है गिलगामेश की। गिलगामेश वॉज ए हीरो, और गिलगामेश एपिक से स्टोरी हमको मालूम पड़ती है। एक बहुत अच्छा टॉपिक है लेगेसी ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइटिंग जो है वो कहाँ इमर्ज हुई, तो मेसोपोटामिया में हुई थी, और मेसोपोटामिया के जो साउदर्न एरिया वहाँ पर हुई थी। वाइल मूविंग नैरेटिव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओरली, साइंस रिक्वायर्स रिटन टेक्स्ट दैट जनरेशन ऑफ स्कॉलर कैन रीड एंड बिल्ड अपॉन। मूविंग नैरेटिव्स तो हमेशा क्या होते थे, ओरली, यानी कुछ भी चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो तो एक दूसरे से सुनाने से फैल जाती है। लेकिन साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा रिटर्न में चलती है, उनको मुंह ज़बानी याद नहीं किया जा सकता, ताकि वो आगे और एक्सपेरिमेंट कर सके और उनको और वापस बना सके। तो परहैप्स द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज़ द इट्स स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स। देखो अच्छा टॉपिक है, अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि मेसोपोटामिया की वर्ल्ड को जो सबसे बड़ी लेगेसी है, मेसोपोटामिया की जो देन है या वर्ल्ड के लिए उनके पास सबसे बड़ी लेगेसी क्या है कि इट्स टाइम रिकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी उनके जो समय की जो गणना होती थी, हाउ दे कैलकुलेट द टाइम एंड द मैथमेटिक्स, वो उनका सबसे बड़ा लेगेसी होता है। Mesopotamia to the world is its scholarly tradition of time reckoning and mathematics dating around 1800 BCE are tablets with multiplication and division tablets। क्या बताते हैं उन्होंने कि 1800 BCE के अंदर क्या मिली थी, आर tablets with multiplication and division tablets, यानी वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, गुणा और भाग, डिवीज़न जो होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के टैबलेट्स कब मिले 1800 BC, यानी 1800 + 220 कितना हो गया 3820, 3820 ईयर्स साल पहले, 3820 ईयर्स अगो दे वर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द नंबर्स। स्क्वायर रूट भी मिला है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, टैबलेट्स, टेबल्स, पहाड़े जिनको हम बोलते हैं, टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तक का उनको नॉलेज था। तो उनका मैथमेटिक्स बहुत पावरफुल था, इसलिए ऊपर क्या बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इट्स स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स। क्या क्या मिले देखो, डेटिंग अराउंड 1800 BC के मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट, टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाज गिवन एज
देखो 2 का जो स्क्वायर रूट होता है √2, इसकी वैल्यू हम निकालते तो क्या आती 1.414, ऐसा कुछ वैल्यू आता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। उन्होंने कैसे निकाली थी देखें, 1 प्लस 24/60 प्लस 51 डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर 10/60 क्यूब। इफ़ यू वर्क दिस आउट you will find that the answer is 1.414, only slightly different from the correct answer। ये कुछ ही थोड़ा सा दूर है करेक्ट आंसर से। इनके अकॉर्डिंग 1.414 है और इनके अकॉर्डिंग 1.414, 21356, 21296, इतना सा फ़र्क पड़ता है। ये उनका कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का इतना करेक्ट था। अभी हम निकालते हैं और मैक्सिमम क्या होता है, हम लोग केवल 2 डिजिट तक ही मेंशन करते हैं और मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट। तो उनका 3 डिजिट और अपना भी 3 डिजिट क्या होगा प्रेजेंट टाइम का मैच होता है। और पॉसिबली उनका सही हो हम लोगों का गलत हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड साइंस आर दीज सब्जेक्ट इन विच द सर्टेनिटी इज़ नॉट पॉसिबल। कभी भी सर्टेनिटी वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। टू सॉल्व प्रॉब्लम सच एज द फॉलोइंग, ए फील्ड ऑफ एरिया such as and such is covered 1 finger deep in water, find out the volume of water। एक पानी का जो एरिया है सच एज फॉलोइंग, यानी कि फील्ड ऑफ एरिया सच एज सच, यानी एक छोटा सा एरिया है पानी का, उसके अंदर 1 फिंगर डीप इन वाटर, यानी वो एक उंगली का भरा हुआ डूबा हुआ है, तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम है वाटर का। द डिवीज़न ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स, साल को 12 महीनों में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और जब सन पूरे मून के अराउंड घूमता है तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि सन का जो है सॉरी स्टूडेंट्स, कि सन का जो रोटेशन होता है सराउंडिंग अराउंड द सन या अर्थ के अराउंडिंग जब वो घूमता है तो उसका पूरा डिवीज़न करना, मंथ को डिवीजन इनटू द 4 वीक्स। ये टाइम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं हमने, मैथमेटिक्स ऊपर देखा टाइम कैलकुलेशन के हम देख रहे हैं कि 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मंथ मून अराउंड द अर्थ एंड डिवीजन ऑफ द मंथ इनटू 4 वीक्स, द डे इन 24 आवर्स एंड द आवर इनटू 60 मिनट। ऑल दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर डेली लाइफ हैज कम टू अस फ्रॉम द मेसोपोटामियंस। ये सारा जो कैलकुलेशन हम देखते हैं, जैसे साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 मंथ्स उन्होंने मून का जो रोटेशन है, मून का जो अर्थ के सराउंडिंग जो रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया। फिर उन्होंने क्या किया, द डिवीज़न ऑफ द मंथ इनटू 4 वीक्स। उन्होंने मंथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स 4 वीक के अंदर डिवाइड कर दिया। और वीक के अंदर डिवाइड कर दिया, वीक को 7 डेज़ में, 7 डेज़ को 21 डे को 24 आवर में और 24 आवर को 60 मिनट में। तो हमारा जो डेली लाइफ का जो रूटीन है जिसके अंदर कैलकुलेशन हम करते हैं वो पूरा कहाँ से निकला हुआ है, मेसोपोटामिया से। These time division were adopted by the successor of Alexander and from there transmitted to the Roman world। जो अलेक्जेंडर ने जब मेसोपोटामिया के ऊपर अटैक किया, ही वॉज ए ग्रीक, वो ग्रीक का आदमी था, उसने मेसोपोटामिया से लेगेसी उठाई, जो टाइम कैलकुलेशन का है और मैथमेटिक्स का उसने उठाया और कहाँ लेके चला गया, रोमन एम्पायर, अपने रोमन वर्ल्ड, जहाँ के वो ग्रीक के अंदर ग्रीस जो था वहाँ रोमन एम्पायर था। देन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, फिर इस्लाम ने उसको जाना। देन मिडाइवल यूरोप, और फिर उससे यूरोप में पहुंचा। मिडाइवल यूरोप में वेन एवर सोलर एंड लूनर एक्सक्लिप्स वर ऑब्जर्व देयर ऑक्यूरेंस वाज नोटेड अकॉर्डिंग टू द ईयर, मंथ एंड डे। सो टू देयर वाज रिकॉर्ड्स अबाउट द ऑब्जर्व्ड पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द नाइट स्काई, यानी उनके पास एस्ट्रोनॉमी का भी नॉलेज था। जो एस्ट्रोनॉमी है यानी ऊपर सन लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स कब होंगे ये सब उनके पास डिसाइड था, वो पहले ही बता देते थे। ये हम 7वां जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर अगला देखते हैं, नन ऑफ दीज मोमेंटस मेसोपोटामियन अचीवमेंट्स वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट राइटिंग एंड द अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स रीड एंड कॉपीड अर्लियर राइटन टैबलेट्स। ये कब तक पॉसिबल नहीं हो पाता, ये सारा लेगेसी की मैथमेटिक्स और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, कब, जब तक टिल देन द मेसोपोटामियन डिड नॉट राइट दीज ऑल द कैलकुलेशन ऑन दैट टैबलेट, जब तक उनके पास राइटिंग का नॉलेज नहीं होता,
उनके पास इंस्टीट्यूशन नहीं होते, अर्बन इंस्टीट्यूशन, तब तक वो लोग इनको पॉसिबल नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास राइटिंग का लेगेसी था और उन्होंने ऐसा लिखा है कि अभी तक लोग उनको पढ़ रहे हैं। वेयर स्टूडेंट्स रीड and copied earlier written tablets, and where some boys were trained to become not records keeper for the administration but intellectuals who could build on the work of their predecessors। यानी कुछ लोगों को केवल रिकॉर्ड कीपर नहीं बनाया, यानी कुछ लोग पढ़ते थे बिकॉज द राइटिंग वाज नॉट अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन, राइटिंग के लिए सीखने के लिए, क्योंकि उनका राइटिंग वेज शेप्ड होता था और उसके अंदर स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मैटर करते थे। कि अगर मान लो उन्होंने कोई भी शेप या जो साइन है वो थोड़ा सा उल्टा सीधा बनाया तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता था। तो एंड द एक्यूरेसी एंड द स्पीड, और जो बोल रहा है उसको लिखा जाना, इसका मतलब एक्यूरेसी एंड स्पीड इज़ मैंडेटरी इन दैट टाइम। तो लोग क्या करते थे कि जो टैलेंटेड पर्सन होते थे, जो लिखने वाले, जो लिटरेट जो पर्सन होते थे, वो लोग रिकॉर्ड कीपर्स बन जाते थे। लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड कीपर्स नहीं बने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कुछ लोग बने इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने सोचा और अपने आने वाले लोगों के लिए कुछ लिख के गए। वी वुड बी मिस्टेकन इफ़ वी थिंक दैट preoccupation with the urban world of Mesopotamia is modern phenomena. Let us look finally at the two early attempts to locate and preserve the text tradition of the past. An early library. In the Iron Age, the Assyrians of the north created an empire. Iron Age जो लोहे का एज होता है, तो असीरियंस ने क्या किया, नॉर्थ एम्पायर के अंदर अपना एक एम्पायर क्रिएट किया। At its height between 720 and 610 BC, that stretched as far west as Egypt, the state economy was now a predatory one, extracting labor and tribute in from the food, animals, metal and craft items were a vast subject of population. The great Assyrian kings who had been immigrants, ये migrants थे Assyrian kings जो असीरिया से आए थे, अटैक किया, acknowledged the southern region Babylonia as center of high culture, and the last then Assurbanipal collected a library at this capital. उन्होंने कैपिटल निनेवा इन द नॉर्थ ही मेड ए ग्रेट एफर्ट्स, उन्होंने लाइब्रेरी बनाई, उसके अंदर खूब सारे उन्होंने टेक्स्ट रखे हैं, स्कूल्स बनाए, सुमेरियन लैंग्वेज के अंदर, मेसोपोटामियन जो लैंग्वेज थी, अकदियन लैंग्वेज में उन्होंने टेक्स्ट रखे हैं, उनको उसके अंदर प्रिजर्व करके रखा है। ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है इंडियन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, और उनके कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो पुराने आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ये आप लोगों को पढ़ने हैं, दोनों सोर्स बेस्ड चीज़ें, सेल्फ पढ़ना, छोटी मोटी स्टोरीज़ है, इतने एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अच्छी टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर इसके बाद यही ख़त्म होता है कि ये, चलो मैं इसका जो टाइम लाइन है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि 700 to 600 BC बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन द नॉर्दर्न मेसोपोटामियन प्लेन्स, नॉर्दर्न साइड यानी स्टेपी के मैदान वहाँ थे, स्टेपी के प्लेन्स थे, वहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश होता 7000 to 6000 BC। 5000 BC अर्लीस्ट टेम्पल इन साउदर्न मेसोपोटामिया बिल्ड। 5000 BC के अंदर जो टेम्पल बने थे मेसोपोटामिया के, वो बने 3200 कितना 3200 BC के अंदर राइटिंग स्टार्ट हुआ। कब मेसोपोटामिया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया राइटिंग स्टार्ट हुआ तो 3200 BC में। 3000 BC के अंदर उरुक डेवलप्स इनटू ह्यूज सिटी, जो उरुक जो था टेम्पल टाउन, वो 33,000 के अंदर क्या हो गया, एक बहुत बड़ा सिटी बन गया। 2700 to 25 BC, 2500 BC अर्ली किंग्स इंक्लूडिंग पॉसिबली द लेजेंडरी रूलर गिलगामेश का रूलिंग था 2700 to 2500 तक। 2600 BC के अंदर डेवलपमेंट ऑफ द क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट क्या है। द स्क्रिप्ट विच वॉज यूज्ड इन द मेसोपोटामियन कल्चर एंड मेसोपोटामियन राइटिंग्स फॉर द सुमेरियन और अकदियन लैंग्वेज इज नॉन एज क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट। इट वॉज वेज शेप्ड, खोद कर बनाया जाता था। इट वॉज रिटन ऑन द क्ले टेबलेट एंड द क्ले टेबलेट फाउंड इन द मेसोपोटामिया, ये सब लिखा जा सकता है। 2400 BC डिप्लेसमेंट ऑफ सुमेरियन बाय अकदियन, अकदियन लैंग्वेज आ गई थी 2400 BC में। 2370 BC सारागोन किंग ऑफ अक्कद, अक्कद का किंग था। 2000 BC स्प्रेड ऑफ क्यूनाइफॉर्म राइटिंग टू सीरिया, जो क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट थी वो सीरिया में पहुंची, टर्की में पहुंची, इजिप्ट में पहुंची। मारी एंड बेबीलोन इमर्जेड इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर, मारी और बेबीलोन जो थे वो अर्बन सेंटर के अंदर इमर्ज हुए। मैथमेटिकल टेक्स्ट कंपोज 1800 BC के अंदर। सुमेरियन नो लॉन्गर स्पोकन, सुमेरियन लैंग्वेज अब नहीं बोली जाती, अब अकदियन लैंग्वेज उनकी फेमस हो गई। 1100 BC एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असीरियन किंगडम, असीरियन किंगडम कब एस्टेब्लिश हुआ, 1100 BC।
1000 BC यूज़ ऑफ आयरन का यूज़ हुआ। 720 से 600 BC एसिरियन एम्पायर अपने पीक पर था। 668 to 627 रूल ऑफ असरबनीपाल, वहाँ पर रूल आया किसका, असरबनीपाल जो एक रूलर था उसका रूलिंग था। 331 BC अलेक्जेंडर कॉन्क्वेस्ट बेबीलोन। 331 BC के अंदर अलेक्जेंडर सिकंदर आया था कहाँ पर, बेबीलोन के अंदर। उसने लूटा बेबीलोनिया को और वहाँ से क्या लेके गया, राइटिंग टेक्स्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी एंड द मैथमेटिक्स। फर्स्ट सेंचुरी सी अक्कादियन एंड क्यूनाइफॉर्म रिमेन इन यूज़। अक्कादियन लैंग्वेज और क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट चलता रहा और 1850s में डेसिफाइड द क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट। और क्यूनाइफॉर्म जो स्क्रिप्ट थी, मालूम कैसे पड़ा कि वहाँ पर क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट है, तो वो डेसिफरमेंट हुआ किसका, क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट का इन 1850s के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम लोगों ने पूरा चैप्टर देख लिया। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा 3 ऑर्डर्स। इट वुड बी द 6th चैप्टर ऑफ आवर बुक। छठा चैप्टर है अपना 3 ऑर्डर्स। उसके अंदर हम कुछ रोमन एम्पायर और जो इटालियन जो एम्पायर था उसके अंदर सोसाइटी के अंदर 3 स्टेजेस चलती थी, यानी 3 स्टेज के अंदर उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था। पहली क्लर्जी यानी जो पुजारी वर्ग जो था वो था, नीचे नोबिलिटी जो राजा और उनके नोबल्स, फिर नीचे लेबर क्लास। तो पीजेंट्री पहले आती, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री, 3 क्लास में डिवीज़न है। वो हम नेक्स्ट वीक पार्ट के अंदर देखेंगे। इसके अंदर एक बार हम इस चैप्टर को अभी द स्टिल 4 मिनट्स इज रिमेनिंग, हम लोग इस चैप्टर का एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था। तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया था व्हाट वाज द ज्योग्राफी ऑफ द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी हमने देखा था। मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी में देखा कि मेसोपोटामिया सिचुएटेड इन द इराक। उसके अपर साइड के अंदर 2 साइड है, 2 रिवर वहाँ पर चलती है, यूफ्रेट्स एंड द टिग्रीस। अपर साइड के अंदर नॉर्दर्न साइड वहाँ पर स्टेपी के प्लेन्स हैं, वहाँ पर पेस्टोरलिज्म ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर भेड़ बकरी ज़्यादा है, घास ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर गाय, शिप एंड गोट जो है उनका पेस्टोरलिज्म ज़्यादा होता है, पेस्टोरलिस्ट वर्ग वहाँ मिलता है क्लास। और नीचे एग्रीकल्चर होता था साउदर्न वाले एरिया के अंदर। नॉर्दर्न एरिया के अंदर क्लाउड, माउंटेन हिल्स है, बारिश अच्छी होती है वहाँ पर, स्टेपी का फील्ड है। और साउथ वाले एरिया के अंदर डिज़र्ट है। फिर भी वहाँ से क्या होता है, एग्रीकल्चर करने के लिए यूफ्रेट्स जो रिवर है उससे स्ट्रीम्स निकल के वहाँ पर एग्रीकल्चर को पॉसिबल करती है। ऊपर जो है रिवर है, जो ऊपर है एरिया फर्टाइल है, नीचे भी फर्टाइल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूफ्रेट्स रिवर है वो अपने साथ कुछ फाइन मड यानी अच्छी मिट्टी को बहा कर लेके आती है, जो अपना बेसिन बनाती है, उसके साथ में छोटा सा एरिया बेसिन का बनाती है, जिससे वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। ये हमने उसका देखा। क्या खाते थे वो लोग, हमने देखा है कि वहाँ पर भेड़ और बकरी पाले जाते थे, मेज एंड शीप एंड गॉड्स वहाँ पर मिलता था उनको। क्या मिलता था? वुल, मिल्क, मीट और फिश वहाँ पर मिलती थी क्योंकि यूफ्रेट्स था। और क्योंकि साउथ वाले एरिया के अंदर एग्रीकल्चर होता था, वहाँ पर एग्रीकल्चर में होता था बार्ले, लेंटिल्स, वीट, पीज, सेशमे और ये सब कुछ वहाँ पर एग्रीकल्चर होता था। एक दूसरे से एक्सचेंज भी करते थे, वो उनको मीट, चीज़ वगैरह देते थे, ये उनको कुछ चीज़ें दूसरी दे सकते थे। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन हमने पढ़ा कि अर्बनाइजेशन हुआ वहाँ पर, यानी कि अर्बनाइजेशन का सिग्निफिकेंस यहाँ भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब एक साथ होती है तो अर्बनाइजेशन होता है। वहाँ पर भी खूब सारी हुई। पहले टूल मेकर के लिए अर्बनाइजेशन का सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा कि एक दूसरे जो लेबर होते हैं या एक दूसरे के जो ग्रुप होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंस होता है उनका, ये सब हमने देखा इसके अंदर। फिर आगे चलते हैं, मूवमेंट्स गुड्स इनटू सिटी, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से इनमें आती थी, कैसे आती थी। गल्फ़, टर्की, ईरान और यूरोप से आती थी, एशिया से आती थी, इंडिया वाले एरिया से आती थी। कैसे आती थी? थ्रू द वाटर आती थी। इंटर सिटी, इंट्रा सिटी या सॉरी इंट्रा नेशन जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो बुलो कार्ट के माध्यम से किया जाता था, लेकिन ये सब महंगे थे, इसलिए उन्होंने वाटर वाला जो मेथड है वो यूज़ किया, बिकॉज इट वॉज चीप एंड फास्टर देन द फुट वाला जो होता था, फुट मेथड होता था, उससे अच्छा होता था। ये हमने देखा किस किस चीज़ों का होता था, वुड, टेक्सटाइल, मसाले, स्पाइसेस हो गए और मेटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें उनको मिलती थी। मिनरल्स हो गए, वहाँ पर नहीं मिलते थे, मिल गए। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग हमने पढ़ा कि राइटिंग कैसे होता था। स्क्रिप्ट हमने पढ़ा, लैंग्वेज हमने सुमेरियन लैंग्वेज, अक्कादियन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट, टेबलेट के ऊपर लिखी जाती थी। टेबलेट के ऊपर हमको क्या क्या मिलता है हमने देखा। द सिस्टम ऑफ राइटिंग, राइटिंग का सिस्टम क्या था कि कौन सा, देखो हमने देखा द साउंड दैट क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट ए सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवल। एक साइन होता था वो पूरे एक वर्ड को डिफाइन करता था। जैसे हम लिखते हैं ए फॉर एप्पल,
तो केवल ए लिखा तो उसका मतलब केवल ए ही होगा, वो किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं करता। लेकिन अगर वहाँ पे उन्होंने ए ड्रॉ किया तो उसका एक पूरा वर्ड होगा। लिटरेसी हमने देखा, सब लोग वहाँ पे लिटरेट नहीं थे, कुछ लोग ही लिटरेट थे। यूज़ ऑफ राइटिंग, राइटिंग कहाँ यूज़ करते थे वो लोग, ये सब हमने देखा। एक दूसरे को लेटर भेजने में, अपनी पुरानी चीज़ों को संजो के रखने में सब देखा। अर्बनाइजेशन देखा हमने, टेम्पल्स टाउन देखे, उरुक देखा, मारी देखा पेस्टोलिज्म का, और सील टाइप देखा हमने। उनकी सील के अंदर वो एक छोटी सी सील में एक डोरी फंसा के, धागा फंसा के रखते थे, जिसको घुमा के इसके ऊपर प्रिंट करते थे। मारी हमने देखा जहाँ पेस्टोलिज्म था। उनका टाउन देखा। और लास्ट में हमने क्या देखा कि लेगेसी ऑफ राइटिंग देखी है, जिसके अंदर उनका अलग अलग कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी वी वर डिस्कस्ड। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और पॉसिबली होगा कि आपका वीक के अंदर 3 क्लासेज अब होंगे। 3rd क्लास विल बी अपलोडेड ऑन द सैटरडे। तो स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू रखना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा 6th चैप्टर। इसके नोट्स मैं आपको आज PDF में सेव करके भेज देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, complete your notes, do your study. Thank you so much, and subscribe my channel also and share it with your friends. Okay students, thank you so much.